हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो पार्ट 4 हम कर रहे हैं, आय और रोजगार का निर्धारण, इसका आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, या ये कहिए कि पूरे अर्थशास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक महान अर्थशास्त्री से संबंधित टॉपिक, वो है कीन्स का सिद्धांत हम करने जा रहे हैं। तो कीन्स का क्या सिद्धांत है और आय और रोजगार के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के प्रतिपादन के संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी जानकारियां आज के इस सेशन में हम देखेंगे। पर उससे पहले एक खास बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे हिंदी माध्यम में कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। ये भारत का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर 10 या 20% की पढ़ाई के बाद आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से, सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और ये सेशन है कि कीन्स का सिद्धांत क्या है, कीन्स का अप्रोच क्या है। अब देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है कि आय और रोजगार के सिद्धांत से संबंधित दो सिद्धांत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक सिद्धांत जिसका हमने प्रीवियस सेशन में चर्चा भी किया था, परंपरावादी, या जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम क्लासिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम कहते हैं क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थियरी। और दूसरा हम कहते हैं कीन्सियन थियरी। अब देखिए, ये जो कीन्सियन थियरी है ना, ये बेसिकली इस क्लासिकल थियरी के क्रिटिसिज्म में ही पैदा हुई। थोड़ा सा क्लासिकल थियरी को अगर हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि आप कीन्स तक पहुंच जाएं, क्योंकि पहले सेशन में हम कर चुके हैं। तो क्लासिकल थियरी ये कहती थी, परंपरावादी सिद्धांत जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, जेएस मिल, से मार्शल, ऐसे अर्थशास्त्री आते थे। वो ये कहते थे कि देखिए भाई, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। से ने कहा कि जितना भी आप पूर्ति करेंगे, डिमांड से उसकी डिमांड क्रिएट होती जाएगी, बिकती जाएगी। इसका मतलब आप जितना मन करे उत्पादन करिए, इसका मतलब जितना मन करे रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बस ये बोला कि हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि रोजगार के लिए जो मजदूरी की दर है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे, कम मिलता रहे तो भी करते रहिए, तो कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये और मांग और पूर्ति के द्वारा स्वतः सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाएंगी, किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये मानना था परंपरावादी सिद्धांत का या क्लासिकल अप्रोच का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब तक नहीं आई जब तक 1929 से और 1933 तक का या 32 तक का जो महामंदी का काल चला, तब तक जब ये महामंदी आई तो ये सारे अप्रोच फेल हो गए। पूरी दुनिया में चिंता हुई, भाई ऐसा क्या हो गया कि सारा चीज बिल्कुल ठीक चल रहा था और वो फेल हो गए। अब तब तक ठीक चलने के कुछ कारण भी थे, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं कि यूरोप ने पूरी दुनिया में उपनिवेश बना रखे थे, कॉलोनीज बना रखी थी। उनके पास एक बड़ा बाजार था, वो हर जगह से कच्चा माल ले आते थे सस्ते में और उस बाजार में ले जाकर अपने पक्के माल को बेचते थे। औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो धड़ल्ले से सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 1930 आते थे, कई जगह से उपनिवेश उनके खत्म हो रहे थे, पूरी दुनिया में विरोध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध वाला काल भी नजदीक, एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी आहट मिल रही थी। तो ये अब एक महामंदी का दौर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में देखने के लिए मिला। उसके बाद कीन्स महाशय आए सामने। 1936 में इनकी किताब छपी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी इस परंपरावादी सिद्धांत की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो चीजें आप मान के चल रहे हैं कि हमेशा अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या रहेगा, संतुलन रहेगा, मांग और पूर्ति सब अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे, कुछ भी हो जाए सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और कीमतें लोचपूर्ण होंगी तो सब ठीक हो जाएगा, निवेश और बचत में कोई डिसबैलेंस हुआ तो ब्याज की दर से हम ठीक कर लेंगे। दिस एब्सोल्युटली फॉल्स। इससे ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए ये थ्योरी ठीक नहीं है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कीन्स का सिद्धांत कहते हैं। यहां से समष्टि अर्थशास्त्र का एक तरह से पूरी तरह प्रतिपादन भी हुआ, हालांकि उसका इस्तेमाल फ्रिशर ने पहले किया था। तो ये आय और रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत था, उसके विपक्ष में या उसके समानांतर जो सिद्धांत का जन्म हुआ वो कीन्स का सिद्धांत कहलाता है। जेएम कीन्स जिसको कहते हैं, जॉन मेनियार्ड कीन्स। तो कीन्स के सिद्धांत ने प्रतिष्ठित और परंपरावादी सिद्धांत के बदले अपना नया सिद्धांत दिया। वो क्या है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, और परंपरावादी सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करके वो सिद्धांत बना, इसलिए उस क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। देखिए, जेएम कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक,
कीन्स ने आय और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसकी अनेक कमियों को इंगित किया, और उन आलोचना की बिंदुओं से ही समझेंगे कि कीन्स का अपना मत क्या था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने आलोचना कैसे की? जेएम कीन्स ने आय और रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत यानी से के बाजार के नियम की कटु आलोचना की। से का बाजार का नियम क्या था? से का सिद्धांत क्या कहता था? से का सिद्धांत जिसकी उन्होंने आलोचना की वो कहता था कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। एक तरह से उल्टी बात थी ये। सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी जो पूर्ति है वो अपनी मांग खुद पैदा कर लेगी। अब ये क्या लॉजिक है भाई? उनका ये कहना था कि आप जितना प्रोडक्शन करें वो कहीं ना कहीं से बिक जाएगा, उसका डिमांड क्रिएट हो जाएगा। क्यों कहते? तो उनका मानना यह था कि पूर्ण रोजगार है तो आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना किसी की इनकम भी तो होगी। अभी भी हम अर्थशास्त्र में क्या लेके चलते हैं, आगे आप और देखेंगे, Y इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। उनका यह मानना था कि जो एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति है वो इनकम के बराबर होती है, क्योंकि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे जितने वैल्यू का उतना वो दूसरे के लिए इनकम बनेगी। आप प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन क्या है? श्रम, भूमि, ब्याज और मतलब पूंजी और निवेशक। तो आप उस श्रम के बदले उसको मजदूरी देंगे, भूमि के बदले किराया लगान देंगे, पूंजी के बदले ब्याज देंगे और निवेशक को लाभ मिलेगा। तो आप जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं वो किसी न किसी के लिए क्या है? इनकम का स्रोत बन रहा है। और जब वो इनकम कमाएगा तो वो डिमांड कर लेगा जितना आपने बनाया है। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि बचत इसमें से होती है ना, सारा पैसा खर्चा तो होता नहीं है, तो बचत कर लेगा तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा, और ये चीज दिखाई पड़ी। तो जो कीन्स हैं इन्होंने से के बाजार के नियम को काफी आलोचना किया। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। हमेशा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता हो कि सब लोग एक ही कीमत पे बेच रहे हैं, एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यवहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो कीन्स ने इस चीज को कहा कि नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, अपूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक, तो पहला तो कीन्स का सिद्धांत जो आएगा वो क्या आएगा? पहला इन्होंने जो क्रिटिसिज्म करेंगे वो कहेंगे कि भैया यहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता चल रही है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं चल रही है। दूसरा, पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन नहीं करती, ये कीन्स ने कहा। इन्होंने कहा कि प्रोफेसर से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, लेकिन कीन्स ने इस बात से सहमत नहीं है। इनका मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया में साधनों के स्वामी जो आय अर्जित करते हैं यह आवश्यक नहीं कि वो इस आय को उत्पादित वस्तुओं पर पूरा व्यय करें। बिल्कुल ठीक बात। उत्पादन के स्वामी कौन कौन से हैं? तो जैसे मान लीजिए जो श्रम दे रहा है वो, ठीक, जो पूंजी दे रहा है वो, जो इसके अलावा भूमि दे रहा है वो, ठीक, और जो क्या दे रहा है? तो निवेशक या साहसी व्यक्ति है जो निवेश कर रहा है। तो श्रम के बदले में इनको क्या मिल जाएगा? मजदूरी मिल जाएगी। ठीक, पूंजी के बदले में मिल जाएगा ब्याज, भूमि के बदले में मिल जाएगा लगान या किराया, और निवेशक को मिल जाएगा लाभ। अब ये सब लोग मिलके जो मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ कमाएंगे, जरूरी तो नहीं कि सारा का पैसा खर्चा करके जो चीज बनी है उसको खरीद ही ले, है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा है कि भाई फर्म जो है वो उनको इन चीजों के बदले पैसा देती है मौद्रिक प्रवाह में, और ये लोग क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं के बदले में पैसा देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं ना कि जो जितना व्यक्ति पैसा कमा रहा है सारा खर्च करके डिमांड क्रिएट कर देगा, ऐसा नहीं है। तो कीन्स ये कह रहे हैं कि जो आय वो अर्जित कर रहे हैं आवश्यक नहीं कि इस आय को उत्पादित वस्तुओं पर पूरा व्यय करें। आय का कुछ भाग वो बचा लेते हैं जिससे कुछ वस्तुओं की मांग कम हो सकती है और वर्तमान उत्पादन का कुछ भाग शेष रह सकता है। बहुत लॉजिकल बात यहां पर थी कि जो आप ये मान के चल रहे हैं कि हमेशा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जो पैसा वो कमा रहे हैं वो पूरा खर्च ना करें, कुछ बचत करें, तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे भी आ सकता है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि बचत और विनियोग में स्वतः परिवर्तन। उन्होंने कहा, विनियोग यानी निवेश, उन्होंने कहा कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में बचत एवं विनियोग स्वतः समान होने की प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु आलोचकों का मानना है कि बचतकर्ता और विनियोगकर्ता के उद्देश्य तथा कार्य अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे यहां माना जा रहा था कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा,
लेकिन यहां माना गया कि देखिए जो सेव करने वाले हैं और जो निवेश करने वाले हैं दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। जरूरी नहीं कि दोनों मिला के चलें। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, आय का लेवल ऊपर नीचे होगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा। दोनों के निर्धारक तत्व भी अलग होते हैं। अतः बचत, जैसे ये जो सेविंग वाला है इसका निर्धारक तत्व क्या है? इसका निर्धारक तत्व है इनकम। अगर इसका आय कम या ज्यादा हो गया तो सेविंग कम या ज्यादा कर देगा। ये जो निवेशक है ये बेसिकली काम करता है ब्याज दर पर। अगर ब्याज दर कम या ज्यादा हो गई तो इस स्थिति में ये कम या ज्यादा हो जाएगा। तो जो परंपरावादी थे वो ये मानते थे, अगर आपने पहला सेशन ध्यान से देखा, मैंने बताया है, परंपरावादी ये मानते थे कि अगर इस सेविंग इन्वेस्टमेंट में कोई डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, तो उनका मानना था कि अगर इस बचत और विनियोग में कोई डिसबैलेंस हुआ तो ब्याज दर के हिसाब से हम ठीक कर लेंगे। लेकिन किन्स मानते थे कि नहीं, दोनों के निर्धारक तत्व अलग अलग है। आपको केवल ब्याज दर नहीं, आय को भी लिख के चलना पड़ेगा, आगे वाले में भी समझेंगे आप। तो इनके निर्धारक तत्व अलग अलग हैं, अतः बचत और विनियोग दोनों का स्वतः परिवर्तित होकर समान होना आवश्यक नहीं। तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि दोनों अपने आप जो है चेंज कर लें, अपने आप को एकोमोडेट कर लें। फिर उन्होंने कहा ब्याज दर की लोचशीलता। तो जो परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के लोग थे उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव बचत और विनियोग बराबर होते थे, किंतु यदि इनमें अंतर होता था तो ब्याज की दर में परिवर्तन करके इसको संतुलित कर लिया जाता था। कीन्स ने कहा कि नहीं, आप ब्याज की दर से केवल नहीं कर सकते, आपको आय के स्तर को भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि बचत एवं विनियोग में संतुलन आय के परिवर्तन द्वारा होता है, ब्याज की दर द्वारा नहीं होगा। तो कीन्स का ये भी एक सिद्धांत समझ में आया आपको। तो कीन्स क्या क्या सिद्धांत लेके चल रहे हैं? सबसे पहले कीन्स ने कहा, हाँ, सबसे पहले कीन्स ने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, क्या अपूर्ण प्रतियोगिता है। एक तो उन्होंने कहा अपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा कि पूर्ति स्वयं मांग का निर्धारण नहीं करती। ठीक। तीसरा उन्होंने कहा बचत हमेशा विनियोग के बराबर नहीं होगी। और चौथी बात क्या कही कि ब्याज दर के हिसाब से बचत और विनिवेश का आप संतुलन ठीक नहीं कर सकते, आय से कर सकते हैं। ठीक है, तो आय से सेविंग इन्वेस्टमेंट के असंतुलन को ठीक किया जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख रहा हूं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में जो भी असंतुलन होगा वो आय से ठीक किया जाएगा, न कि ब्याज की दर से। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका एक शॉर्ट समरी बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन अवधारणा ये क्या है? अवास्तविक है। जैसे परंपरावादी में मान के चलते थे कि बहुत लॉन्ग टर्म का काम होने वाला है, दीर्घकालीन काम होगा, तो दीर्घकालीन अवधि में पूर्ति और मांग एक दूसरे से एडजस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की व्याख्या दीर्घकाल के संदर्भ में की गई है, किंतु कीन्स इसकी आलोचना करते हैं तथा उनका मानना है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो दीर्घकाल के नियम की आवश्यकता क्या है। मतलब ये एक व्यंग करते हैं वो कि भाई देखिए, दीर्घकाल में जो आप समझ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, सब कुछ समायोजन हो जाएगा, ये गलत है। फिर उन्होंने कहा सरकारी हस्तक्षेप न होना, इस पर वो कटु आलोचक थे। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार के लिए अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की अवहेलना की गई है। कीन्स का मानना है कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के जन कल्याण नहीं हो सकता, अतः अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की धारणा ठीक नहीं है। ठीक, और इसीलिए उस समय का अगर आप कंडीशन देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तेजी से आई। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा गया कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता था, किस चीज पर? अर्थव्यवस्था पर। उसके अलावा इस हस्तक्षेप के बाद ही देखा गया कि आजकल सरकारें क्या बनाती हैं? राजकोषीय नीतियां बनाती हैं, यानी फिस्कल पॉलिसी, जिस नीति के तहत सरकार क्या करती है? अर्थव्यवस्था में स्थिरता की कोशिश करती है। मौद्रिक नीति बनाती है केंद्रीय बैंक,
जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाता है, जिसकी चर्चा मैंने डिटेल में कई सेशन में की है, बजट के चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर में भी आगे आपको डिटेल की चर्चा इसकी मिलेगी, क्योंकि इन्हीं दोनों नीतियों के तहत आप उपायों के तहत आप जो आय और रोजगार में असंतुलन होगा उसको ठीक करने के उपाय देखेंगे, ठीक है। तो कीन्स का सीधा मानना था कि सरकारी हस्तक्षेप जो है ये ठीक नहीं है, सरकार का समय समय पर जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप रहना चाहिए, सरकार के हाथ में चीजें रहनी चाहिए। अब देखिए ये है कीन्स महोदय, आप देख सकते हैं द ग्रेट मैन। कीन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। यह प्रथम क्रमबद्ध रोजगार सिद्धांत है। तो पहली बात तो पूरा सिद्धांत आपने आलोचना से समझ लिया, जो उन्होंने परंपरावादी सिद्धांतों की आलोचना की उससे चीजें क्लियर हो गई। तो ये पहला क्रमबद्ध रोजगार का सिद्धांत है, इसे न्यून मांग सिद्धांत भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम ध्यान लिखिए, इसे न्यून मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग की कमी अथवा उपभोग एवं निवेश पर किए गए व्यय के कारण होता है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बेरोजगारी है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड टोटल मान के चला जाता है C + I, तो उन्होंने कहा कि अगर उपभोग, C से मतलब होता है कंजम्पशन, उपभोग, और निवेश I से, अगर इन दोनों में कोई कमी होगी, इन दोनों के खर्चों में कोई कमी होगी, तो अपने आप समग्र मांग नीचे आ जाएगी और बेरोजगारी का स्तर बनेगा। यानी कि आपको जो एग्रीगेट डिमांड का, इन्होंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिन जिन चीजों से मिलकर एग्रीगेट डिमांड बन रहा है, उन फैक्टर्स को इंडिविजुअली लेकर चलना होगा कि घरेलू मांग घट रही है कि बढ़ रही है, निवेश की मांग घट रही है कि बढ़ रही है, इसमें कोई परिवर्तन होगा। तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि बेरोजगारी की स्थिति आएगी अगर प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव मांग कम हो, और वो क्यों कम हो सकता है, जब उपभोग और निवेश पर जो व्यय है वो कम किया जाए। तो ये थी कीन्स की पूरी थियरी, जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये परंपरावादी सिद्धांत से अलग है और कीन्स ने अपनी क्या नई धारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा, समझ में आया कि नहीं, और कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया क्लास 6 to 12, तो क्लास 12 सेलेक्ट करते ही आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इसके साथ भूगोल की सारी कक्षाएं बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी टीचर के साथ अनेक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी क्लास को सेलेक्ट करके अलग अलग फैकल्टीज के थ्रू बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव 1 शॉट रिवीजन मिलता है हर चैप्टर का, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्रमबद्ध तरीके से वेबसाइट पर लगाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि 100% ये निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा है। सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को भी आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके व्यूज क्या हैं, और कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अगले कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।